साथियों, आज हमारे बीच हमारे जम्मू कश्मीर के स्पोक्सपर्सन डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जी है, जो किसी तहरुक के मोहताज नहीं, बड़े तेज तरार नेता है भारतीय जनता पार्टी की। और अक्सर हम देखते हैं कि डिबेट्स में ये पार्टी का पक्ष रखते हैं। हर बार इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बात बड़ी जोर शोर से रखी है। उनके साथ हमारे कश्मीर के मीडिया इंचार्ज साजिद यूसुफ साहब है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने जो तबाही पाकिस्तान को की है, ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस के बाद आज ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी है। आप सब साथियों का शुक्रिया कि आप शॉर्ट नोटिस में यहाँ आए। मैं अब गुजारिश करूंगा हमारे बीजेपी जम्मू कश्मीर के स्पोक्सपर्सन डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया से कि वो आगे इसको दे दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आप सबको मेरा आदाब, खुशामदीद और नमस्कार। दोस्तों, क्योंकि आपके साथ तो मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है और आज क्योंकि जिस विषय में मुझे अल्ताफ साहब ने कहा है बात करने के लिए और मेरे साथ साजिद भाई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, वो विषय आप सबके सामने है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी आप सब लोग जानते हैं और आप ये भी जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर करने की क्यों जरूरत पड़ी, इसको भी अच्छी तरह से पता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो कुछ पहलगाम में उस दिन हुआ है, उसको मुझे लगता है आप सब लोग भी जानते हैं क्या हुआ। और इंसानियत शर्मसार हुई, कश्मीरियत शर्मसार हुई और हम सब शर्मसार। और आज उस मौके पे मैं जरूर बात करना चाहूँगा, क्योंकि हमें पता है कि जिसने हमारे उन मेहमानों का लहू बहाया, क्योंकि हम कश्मीर के लोग तो अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जिन्होंने हमारे मेहमानों का कत्ल किया, उसके तार कहाँ से और कहाँ से सब कुछ आप सब जानते हैं। एक ऐसा मुल्क जिसका नाम पता नहीं किसने पाकिस्तान रखा, इसका नाम तो नापाकिस्तान होना चाहिए। एक ऐसा नापाक मुल्क, और मुझे कहने में इसमें कोई परहेज नहीं है, उसको सबसे ज्यादा कुछ पसंद अगर है तो वो कश्मीरियों का लहू, कश्मीरियों का खून। और अगर आप इतिहास में थोड़ा सा जाएंगे मित्रों, तो आपको पता लगेगा कि हमेशा इस पाकिस्तान ने अपनी नापाक नजर हमारे मासूम कश्मीरियों पर रखी। अपनी सियासत चलाने के लिए, अपने भूखे नंगे देश को चलाने के लिए हमेशा कश्मीर को एक मोहरा बनाया गया। हम इसका इतिहास भी जानते हैं कि ये भूखा नंगा मुल्क जब कहीं से चार पैसे आते हैं तो सबसे पहला काम करता है हिंदुस्तान पे अटैक करता है। 1947 में जब दोनों देश आजाद हुए, हमारे दिए हुए पैसे से इनके सर पे छत आई थी, लेकिन उसी पैसे से आधी छत डालकर बाकी इन्होंने हमारे ऊपर कवाली अटैक कर दिया। अगर आपको याद होगा, और मैं आज यहाँ से बात करना चाहता हूँ शहीद मकबूल शेरवानी साहब की। अगर मकबूल शेरवानी साहब ना होते तो आज कश्मीर कश्मीर ना होता, यहाँ पर भी हाल पीओजेके की तरह होता, या शायद गिलगित बल्तिस्तान की तरह। यहाँ पर भी वही 400 रुपए किलो आटा और आटे के लिए लोग लाइनों में लगे होते अगर मकबूल शेरवानी साहब ना होते। वो जो 2-3 दिन पाकिस्तान की उस आर्मी को लोग तो कहते हैं कवाली अटैक, लेकिन जिस तरह से आज भी आप देखते हैं कि ये लोग वही हैं, वही टेररिस्ट हैं जो पाकिस्तान की आर्मी से कुछ निकाले हुए, कुछ सजा याफ्ता मुजरिम और कुछ उनके ट्रेंड कमांडोज हैं जो यहाँ पर टेररिस्ट बनकर आते हैं। यही वो लोग हैं। उस समय भी कवाली थे, नाम कवाली दिया था, इनके साथ पाकिस्तान की आर्मी मिली हुई थी और उनका एक ही एजेंडा था, किस तरह से कश्मीर को हम हथिया सकें, किस तरह से कश्मीर में आके पाकिस्तान का झंडा लहरा सकें। और मैं सलाम करना चाहता हूँ उस समय अपने जम्मू कश्मीर के लोगों का और खासकर कश्मीर के लोगों का, जिन्होंने 2 नेशन थ्योरी में अपना हिंदुस्तान सुना, ना कि ये नापाक मुल्क सुना। थोड़ा सा आगे आ जाए, 65, 71, जब जब पाकिस्तान को कहीं से पैसे मिले, सबसे पहले इन्होंने हम लोगों पे अटैक किया। हमें 99 में भी याद है कि कारगिल में भी इन्होंने अपने वही मंसूबे दिए। हम तो यहाँ से अटल जी तो शांति की बस लेकर गए, लेकिन इन्होंने क्या कर दिखाया आपके सामने। ये वो नापाक मुल्क है। आप खुद सोचें कि इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर अगर 87 के बाद जिस तरह से हथियार उठाकर कुछ यहाँ के लोग वहां से आए, उसके बाद सबसे ज्यादा कब्रें कहीं बनी तो यहाँ पर बनी। सबसे पहले हमारे कश्मीरी हिंदू भाइयों को यहाँ से निकाला गया, गिरिजा टिक्कू, टीकालाल टपलू, इन सब की निर्मम हत्या की गई। क्यों? उनका मजहब देखकर की गई। लेकिन अगर पाकिस्तान ऐसी बात करता तो उसके बाद फिर कश्मीरी मुसलमानों का खून ना बहाता। लेकिन 1.5 लाख कब्रें जो बनी है वो कश्मीरी मुसलमानों की है, इसी नापाक मुल्क की वजह से है। तो ये नापाक मुल्क की मत सोचिएगा कोई मजहब देखकर किसी को बख्शेगा। इसके लिए एक ही मजहब है, वो मजहब है किस तरह से ये कश्मीरियों का लहू बहा सके। कश्मीरी हिंदुओं के यहाँ से जाने के बाद जो यहाँ पर कत्लो गारत का सिलसिला हुआ, आप खुद सोचिए, पीरों फकीरों की धरती,
सबसे ज्यादा अगर जियारतें पूरे दुनिया में कहीं पाई जाती हैं तो यही पाई जाती है। खुद सोचने की बात है कि क्यों यहां पर इतनी जियारतें हैं, क्योंकि हमारी वो सोच है, हमारी वो सूफी सोच है जिसमें हम सभी लोगों को अपने साथ लेकर चलते हैं। लेकिन ये नापाक मुल्क कभी हमें देखकर राजी नहीं है। इन्होंने क्या नहीं किया यहाँ पर हम लोगों के साथ, और अब खासकर जब इन्होंने पहलगाम में वो काम किया जो आज तक नहीं किया था, इसका कारण क्या था ये आप लोगों को समझना पड़ेगा और जरूर समझना पड़ेगा। 5 अगस्त 2019 के बाद जब 30 साल बाद कश्मीर के लोगों ने अच्छे दिन देखे, शिकारे वालों ने, रेडी फेरी वालों ने, होटल वालों ने, आम लड़कों ने, नए नए युवाओं को जब रोजगार मिला, किसी की सुमो चली, किसी की टैक्सी चली, किसी की स्कॉर्पियो चली, हर एक इंसान ने यहाँ पर पुराना 20 साल से जिन्होंने लोन नहीं दिया था अपने होटल्स का, उन्होंने पुराना लोन भी चुकता किया और अब नए लोन भी लेकर रखे हैं। लोगों ने नई नई टैक्सियां डाली हैं यहाँ के युवाओं ने। 3-4 सालों में हर इंसान ने यहाँ पर खुशहाली देखी, अमन देखा, सुकून देखा, पैसा देखा। और ये देखो इस समय कि इस नापाक मुल्क का नया षड्यंत्र आ गया कि किस तरह से मैं फिर से कश्मीरियों का लहू बहाऊं। तो उन हमारे 26 मेहमानों का जब कत्ल किया गया और उनका धर्म पूछकर कत्ल किया गया, मंसूबा एक ही था सोचिए, और मंसूबा ये था किस तरह से आम कश्मीरी के पेट पे लात मारी जाए। सोचे रहे वो तो बेचारे 26 मासूम जो उस दुनिया से चले गए, उनके घर की भरपाई कोई भी नहीं कर पाएगा, मैं भी सिर्फ बात ही कर पाऊंगा। वो तो पूरी जिंदगी का दुख है जो उन्हें लगा है, लेकिन शर्मसार हम लोग हुए क्योंकि मेहमान वो हमारे थे। वो सोचने की बात है कि जब वो यहाँ से चले गए तो लात किसके पेट पर पड़ी? लात आप सब लोगों के पेट पे पड़ी। ये सोचने वाली बात है इसके अंदर कि आप सोचिए पूरा साल हमारे लोग टूरिस्ट का इंतजार करते हैं कि कब टूरिस्ट आएंगे। किसी ने अपना लोन देना है, किसी ने अपनी बहन की शादी करानी है, किसी ने बेटी का निकाह कराना है, किसी ने बूढ़ी माँ का इलाज कराना है। कोई ये देख रहा है कि मेरे बाप के घुटने बदलने वाले हैं, टूरिस्ट आएंगे, 4 पैसे कमाएंगे तो हम मैं अपने बाप के घुटने बदलवाऊंगा। किसी ने ये सोचा और सोच के रखा होगा कि अभी नया नया घर डाला है, इसकी किस्तें बाकी हैं, इस बार टूरिस्ट आएंगे, खूब मेहनत करूंगा तो मैं अपने घर की किस्तें चुकाऊंगा। किसी ने नई टैक्सी, किसी युवा ने ये सोच कर ली कि इस टैक्सी को तो मैं इसी साल में फ्री करूंगा। 2.5 करोड़ पहले टूरिस्ट आए थे, उसके बाद भी 2.5 करोड़ आए, इस बार शायद 4 करोड़ आए और मैं अपनी गाड़ी फ्री कर दूंगा। हम सबके मंसूबों के ऊपर इस नापाक मुल्क ने पानी फेर दिया और ये नापाक मुल्क कभी परहेज नहीं करता। मैं बताना चाहता हूं कि इस नापाक मुल्क ने आज हमें ये तो बता दिया कि चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो, हम सब हिंदुस्तानी एक हैं, लेकिन ये परहेज नहीं करता। आप खुद सोचिए पुंछ के अंदर जब इन्होंने अटैक किया, आपको शायद पता होगा कि गुरुद्वारा नंगाली साहब के ऊपर भी अटैक किया गया, हनुमान जी के प्राचीन मंदिर के ऊपर भी अटैक किया और बख्शी मस्जिद भी नहीं गई। यानी कि इनके लिए मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा कोई मायने नहीं रखता। केवल और केवल इनका मंसूबा, केवल और केवल इनका षड्यंत्र कि किस तरह से कश्मीर के ऊपर जो इन्होंने अपनी गंदी नजर रखी हुई है उसमें ये कामयाब हो। और ये नापाक मुल्क की आप हालत देखिए क्या है। पहले जियाउल हक, उसके बाद परवेज मुशर्रफ, अब ये आसिफ मुनीर जैसा इंसान, वो भी उसी फिराक में है कि किस तरह से यहाँ पर मैं फिर से कोई प्रेसिडेंट हूँ। क्योंकि डेमोक्रेसी नाम की चीज तो कभी आई नहीं, आती तो इमरान खान आज बाहर होता, ना कि जेल में होता। डेमोक्रेसी से दूर दूर तक इस नापाक मुल्क का कुछ लेना देना नहीं है। यही कारण है कि ये षड्यंत्र बुनता है कि अपने भी लोगों का ध्यान कैसे इधर उधर किया जाए। आज हालत क्या है पाकिस्तान के अंदर? कोई सुरक्षित नहीं है। वहां की बहू, बेटियां, बच्चियां तक सुरक्षित नहीं है कि अगर किसी की जवान बच्ची फोत हो जाती है तो पाकिस्तान में उसकी कब्र के ऊपर पिंजरा डाल के 1 महीने तक वहां पर बैठ के पहरा देना पड़ता है। ये तो इस नापाक मुल्क का हाल है। हम तो कितने सुरक्षित हैं यहाँ पर, और आप देखिए कि इस लड़ाई के अंदर भी इसके नापाक इरादे तो सबने देख लिए होंगे। उस रात को जब 10 के 10 जिलों के ऊपर इस नापाक ने ड्रोन से अटैक किया था, तो सोचिए अगर हमारी सेना, हमारी वायु सेना ना होती और हमारे पास अगर वो सिस्टम ना होता और अगर हम आज आधुनिक टेक्नोलॉजी से लेस ना होते तो आज 10 के 10 जिलों में कितनी लाशें पड़ी होती, क्या कभी कोई सोच सकता है? ये इसी नापाक मुल्क का षड्यंत्र है कि अब इन लोगों को, क्योंकि हमारी बात नहीं मानेंगे, ये हमारे साथ नहीं है, उन्होंने बता दिया हम सब लोगों ने। और पहलगाम के बाद जब हर इंसान ने तिरंगा लेकर अपने घर से बाहर निकला, उसने षड्यंत्रकारी मुल्क को बताया कि हमारे मेहमानों का तुमने लहू नहीं बहाया पाकिस्तान, तुमने हमारा लहू बहाया। इसीलिए मैं कहता हूं एक ऐसा समय आया है कि आज हम सब लोगों को खड़े होना है। आज पूरे हिंदुस्तान में भी हमें यह संदेश देना है कि एक कश्मीरी अपने टूरिस्ट के साथ खड़ा है। अगर आप पर कोई गोली आएगी तो पहले हमारे सीने पर, उसके बाद हमारे टूरिस्ट पर जाएगी। टूरिस्ट हमारा बैकबोन है।
सोचो दोस्तों, ये बैकबोन होती है और ये पेट है जो हमारे साथ लगा है, रोजी रोटी है। रोजी रोटी के ऊपर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस नापाक मुल्क के षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और मैं ऑपरेशन सिंदूर के लिए अपनी आर्मी, अपनी वायुसेना को यह सराहना करना चाहता हूं कि इस नापाक मुल्क को 22 मिनट में इसकी औकात बता दी कि 22 मिनट में इसके घर पे घुसकर जहां जहां पर इन्होंने टेररिस्ट छुपाए थे वहीं पर उनको ढेर कर दिया गया। यह है हमारा मुल्क हिंदुस्तान और एक ये भिखमंगा स्थान, दोनों में ये फर्क है। हमारी एयरफोर्स ने ये बता दिया कि इन टेररिस्टों को अगर लगता है कि कोई आसिफ मुनीर इनको अपने पीछे छुपा सकता है या कोई इनका प्राइम मिनिस्टर इनको अपने पीछे छुपा सकता है, तो मैं इन टेररिस्टों को सचेत करना चाहता हूं कि जिस मर्जी पाकिस्तान की बिल में जाके छुप जाओ, वहीं पर तुम्हें मारेंगे, वहीं पर तुम्हें ठोकेंगे। अगर तुमने हमारे देश की तरफ एक भी गंदी नजर से देखा तो तुम वहां भी महफूज नहीं, और यहां पहुंचे तो यहां पर तुम्हें वही किया जाएगा जो थोड़े दिन पहले 3-4 के साथ किया। इसलिए सचेत करना चाहता हूं मैं इस नापाक मुल्क को कि हमारे कश्मीरियों के इरादों को तुम्हें मकबूल शेरवानी ने बता दिया था, और मकबूल शेरवानी से लेकर आज की पीढ़ी हम सब के सब अपने लोगों के साथ खड़े हैं, अपने इस वतन के साथ खड़े हैं। और हुब्बे वतनी का जज्बा हमें हमारे मजहब ने सिखाया है और ये कूट कूट के हमारे अंदर भरा है। खासकर नहीं, ये आपने देखा इस लड़ाई के बाद जो यूट्यूबर पकड़े गए जो पाकिस्तान के लिए जो स्पाइंग कर रहे थे यहाँ से, देखिए ऐसे लोग भी जिन्हें काली भेड़े कहते हैं, यहाँ हमारे यहाँ पर जयचंद भी कहते हैं, क्योंकि ये जयचंद ही थे जिन्होंने अखंड भारत को खंड किया था। वो जयचंद आज भी हैं। आज जयचंद आज कुछ यूट्यूबर्स, मैं सभी यूट्यूबर्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो चंद यूट्यूबर जो अपने देश के खिलाफ बात करते हैं, हमारे देश की सिक्योरिटी, हमारे देश का क्या है पार परोसते हैं, ऐसे यूट्यूबर से मैं सबको आगाह करना चाहता हूँ। बड़ा आसान है 2 मिनट में यूट्यूबर बनना, कोई भी उल्टी सीधी बात कर कोई अश्लील बात को परोस कर, कुछ ऐसे हैं जो ऐसा काम भी करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ हमारे इन सब लोगों से सबक लो, ये कितनी मेहनत करते हैं ये सब कुछ, चाहे तो क्या आपकी तरह ये गलत रास्ता इख्तियार नहीं कर सकते, लेकिन ये सब के सब हिंदुस्तानी, ये सब के सब वो लोग हैं जो अपने हक हलाल की कमाई खाते हैं। इनसे सबक लेना चाहिए यूट्यूबर्स को और फेसबुक पे जो चलते हैं लोग, कि सबसे पहले वतन है उसके बाद सब कुछ है। और ऐसे यूट्यूबर्स को भी मैं आगाह करना चाहता हूं कि देश के खिलाफ अगर कोई भी कार्रवाई करोगे तो अब कानून इससे भी कड़े होने वाले हैं। ऐसी एक भी कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारे यहाँ पर काली भेड़े इस फॉर्म में यो कोई है, ऐसे यूट्यूबर हैं, ऐसे कोई पेज चलाने वाले लोग हैं, क्योंकि एक ऐसा षड्यंत्र उस समय भी बुना गया था पहलगाम के अटैक के बाद, अगर आपको याद होगा, एक पेज के ऊपर यहाँ पर फ्लोट किया गया कि पता नहीं बाहर क्या हो गया और क्या नहीं हो गया हमारे स्टूडेंट्स के साथ। वहां पर अगर आप देखेंगे वो पेज ही सारे का सारा फेक था। उस पेज के ऊपर जो है पुरानी कुछ स्टोरी चलाई गई थी, और बाद में देखिए षड्यंत्र कैसे चलता है। वहां से द डाउन की स्टोरी को उठाता है और द वायर जैसे चैनल को उठाते हैं, क्योंकि ये चाहते थे कि अटेंशन डाइवर्ट कर दी जाए कि 26 के 26 निर्मम हत्या जो की गई है उससे अटेंशन डाइवर्ट कर अगर 2 बच्चे कहीं आपस में लड़े हैं हम उस तरफ उसको फोकस कर दे। ये इनका नेफेरियस डिजाइन है। मैं सोसाइटी में भी लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि हमेशा कोई भी खबर होती है पहले उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करें, इसीलिए सचेत हो जाओ। अभी ये छोटा सा ट्रेलर था, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। अगर तुम लोग बाज नहीं आए तो हमें पता है तुम वहां से बी फॉर बुलेट चलाओगे, हम यहाँ से बी फॉर ब्रह्मोस चलाएंगे, और ब्रह्मोस हमारा खुद का हथियार है। तुम्हारी तरह भीख में मांगे हुए चाइना के या बाकियों के हथियार नहीं है। हिंदुस्तान के मेड इन इंडिया स्टैंप होती है, और जिसपे मेड इन स्टैंप होती है वो बिल्कुल वहीं जाकर ठोकता है, 1 इंच इधर नहीं 1 इंच उधर नहीं, जहां टेररिस्ट बैठा होगा वहीं ठोकेंगे। और हम भीख में लिए हुए हथियारों से लड़ाई नहीं जीती जाती। पाकिस्तान सुन लेना ये बात। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।